नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के संविधान में प्रस्तावना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। प्रस्तावना में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों के शब्दार्थों के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से पढ़ा। आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। भारत का संविधान जो है उसका विकास कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ, इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस हुए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आखिर संविधान का विकास कैसे होता है, विधानसभा का गठन किस प्रोसेस का हिस्सा है, सारा कुछ हम लोग काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर संविधान होता क्या है। संविधान किसी भी देश की जनता के आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला एक दस्तावेज होता है। अगर इसको आसान भाषा में कहें, संविधान किसी देश के नागरिक जो चाहते हैं कि हमारा देश का शासन किस आदर्श पे हो, क्या आकांक्षाएं होनी चाहिए हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए, और उन सभी आकांक्षाओं को जो एक दस्तावेज में लिख दिया जाता है उसे ही संविधान कहा जाता है। हालांकि हम लोगों ने लिखित संविधान को अपनाया है। दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान का जो परंपरा है वो यूएसए से शुरू हुआ है, और भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर वहीं बात किया जाए दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान तो अमेरिका का संविधान है, जहां अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। वहीं भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। ठीक है, तो आज हम लोग भारत के संविधान जो दुनिया का सबसे विशाल संविधान है आखिर कैसे बना उसको स्टेप वाइज समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर संवैधानिक विकास की बात किया जाए तो भारत के संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के साथ ही शुरू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के 1600 ईस्वी के चार्टर के साथ ही हुआ। अब महारानी को यह चार्टर लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ईस्ट इंडिया की स्थापना क्यों हुई, इसके बारे में आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारत का खोज होने के साथ ही पश्चिमी यूरोप में भारत के साथ व्यापार करने की एक होड़ मच गई। ये होड़ मचने का कारण यह था कि जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए तो उन्हें व्यापार में काफ़ी मुनाफा हुआ। उनके व्यापार में 60% का मुनाफा हुआ, और यही कारण था भारत के साथ व्यापार करने के होड़ का। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय उस कंपनी में 217 साझेदार थे। इस कंपनी को 30,133 पौंड की राशि से बनाया गया था। इस कंपनी के प्रशासन के देख रेख के लिए एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्यों वाला एक निदेशक मंडल था। यही निदेशक मंडल ईस्ट इंडिया कंपनी को शासित करता था, इसका देखरेख करता था। इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए बनाया गया था, और इसका जो अवधि था 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देश के साथ व्यापार करेगा। तो जैसे ही इस कंपनी की स्थापना होती है, भारत में ब्रिटिश लोगों का आगमन होता है और भारत के इतिहास यानी भारत के आधुनिक इतिहास का आरंभ हो जाता है। भारत के आधुनिक इतिहास में अंग्रेजों का काफ़ी व्यापक स्थान है, और इसी के माध्यम से भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत हो जाती है। भारत में जब अंग्रेज व्यापार करते हैं तो इस क्रम में 2 महत्वपूर्ण युद्ध होता है। एक युद्ध होता है 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 का प्लासी का युद्ध अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। यह अपने कूटनीति का प्रयोग करते हुए सिराजुद्दौला के सेनापति को अपनी ओर मिला लेता है, और यह युद्ध छल से जीत जाता है। लेकिन बाद में 1764 ईस्वी में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। दोस्तों, बक्सर का युद्ध भारत के इतिहास में काफ़ी फेमस युद्ध है। प्लासी के युद्ध के बाद जैसे ही अंग्रेजों को बंगाल हाथ में आता है तो बंगाल में अथाह पैसा था, और यह सारा पैसा अंग्रेजों के हाथ में लग जाता है, और इसी पैसा का उपयोग करके उन्होंने पूरे भारत पे अपना अधिकार कर लिया। बक्सर का युद्ध में होता यह है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज भारत की समस्त शक्तियों को पराजित कर देता है। अंग्रेज अकेले बंगाल के नवाब, अवध के नवाब तथा मुगल सेनाओं को पराजित करता है, और इसी के साथ भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हो जाती है। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बड़े भूभाग को जीत लिया था। इन सभी बातों पे अंग्रेजी संसद का ध्यान था। अंग्रेजी संसद ने क्या किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे
लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति के सिफारिश पे 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना किया। हम लोग आगे इसके बारे में बात करें उससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि भारत के संवैधानिक विकास का जो इतिहास है उसको दो भागों में बांटा जाता है। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में बांटता है। पहला फॉर्म जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे शासन किया तो उस समय क्या क्या विकास हुआ वो एक तरफ वो है, और दूसरा जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जब शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया तो भारतीय संवैधानिक विकास में क्या क्या परिवर्तन आए उसके बारे में दूसरी तरफ बात करेंगे। दोस्तों हम लोग समझते हुए चलेंगे कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करना शुरू किया तो अंग्रेजी संसद ने इस पे अपना ध्यान आकर्षित किया और 1773 ईस्वी में एक एक्ट लाया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। हालांकि यह चार्टर एक्ट था, लेकिन चूंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करना था, उस पर कंट्रोल करना था, तो इसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या होता है कि हर एक 20 वर्ष के बाद एक चार्टर लाया जाता है और उसके माध्यम से कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। हालांकि बीच में 1784 ईस्वी में पिट्स का इंडिया एक्ट आता है। पिट्स उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 ईस्वी में लागू करवाया। इसके माध्यम से भी कुछ कार्य किए गए हैं भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफी विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 1773 के बाद 1793 ईस्वी में 20 वर्ष के बाद एक चार्टर आता है। उसके बाद 1813 ईस्वी में एक चार्टर आता है। उसके बाद 1833 ईस्वी में अगला चार्टर आता है, और जो सबसे अंतिम चार्टर है 1853 ईस्वी में आता है। 1853 ईस्वी के बाद चार्टर नहीं आते हैं। इसका कारण यह है कि 1857 ईस्वी में विद्रोह हो जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1857 ईस्वी में होता है। और इसके अंतर्गत होता क्या है कि कंपनी से जो भारत का शासन का जो बागडोर है वो कंपनी से छीन के सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया जाता है। अब ब्रिटिश क्राउन भारत के शासन को नियंत्रित करती है अपने अधिनियमों के माध्यम से। तो देखिएगा सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था वो काफी बृहद दस्तावेज था। हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी योगदान है, क्योंकि इन सारे प्रोसेस के बाद भारत का जो संवैधानिक दस्तावेज था वो काफी विशाल हो गया था। तो कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि भारत का संविधान काफी विशाल है। अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत के संविधान में सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है, तो दोस्तों सबसे बड़ा स्रोत 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम ही है, क्योंकि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से 250 अनुच्छेद हूबहू शामिल कर लिए गए हैं भारत के संविधान में। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत के संविधान का विकास होता है संवैधानिक तरीके से। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के शासन को नियंत्रित करने के लिए अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में और माउंटबेटन योजना 1947 ईस्वी में लाए गए। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया और इसके माध्यम से संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान का निर्माण हुआ। दोस्तों आज हम लोग संवैधानिक विकास का एक संक्षिप्त परिचय देखे हैं। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारे एक्ट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या विकास हुआ है और कैसे भारत के संविधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कल का वीडियो देखना नहीं भूलें। धन्यवाद।